नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ हैं राकेश जी, जो कि बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज हमसे इनसे चुनावी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका थारू समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रुस्तम जी। सबसे पहले तो मैं थारू समाचार के जितने भी दर्शक हैं उनको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जैसा कि हमने बताया, चुनावी चर्चा होनी है सर, तो एक नाम आ रहा है राकेश राणा का। नानगमता विधानसभा सीट से भाजपा से उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? आप इस पर जरा सर, एक अफवाह आ रही है और इस पर आपका संज्ञान लेना ज़रूरी है। भाजपा से नानगमता विधानसभा सीट से राकेश राणा क्या आ रहे हैं? रुस्तम जी, अफवाह तो नहीं कहेंगे, इसको चर्चा कहेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अभी चुनावी वर्ष चल रहा है और इस चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में तो महत्वाकांक्षा होती है और होनी भी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता भी टिकट का दावेदार हो सकता है। तो नानगमता विधानसभा से मैं भी एक दावेदार हूँ। मैं भी अपने तरीके से काम कर रहा हूँ और बाकी संगठन जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ में हम लोग रहेंगे। तो सर, एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरह से बीजेपी में हो रहा है, क्योंकि उधर से श्रीपाल राणा जी भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, मौजूदा विधायक जो प्रेम सिंह राणा भी है, कह रहे हैं कि हम आएंगे, और एक आपका नाम सामने आ रहा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखो रुस्तम जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। और इस राजनीतिक दल में एक सामान्य कार्यकर्ता भी प्रत्याशी हो सकता है, जिसका उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा होगा कि चुनाव में, जो बंगाल के चुनाव में एक सामान्य कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए का टिकट दिया और वो वर्तमान में एमएलए भी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, तो इसमें समानता, एक सामान्य कार्यकर्ता भी दावेदारी कर सकता है, तो अन्य लोग भी दावेदारी कर रहे हैं। अच्छी बात है कि जनजाति सीट होने के कारण से एक अच्छे नाम निकल कर आ रहे हैं। ये अच्छी बात है जनजाति क्षेत्र नानगमता के लिए कि ये अच्छे नाम आ रहे हैं, ताकि संगठन को भी थोड़ा सा नाम को आपको ये कह सकते हैं कि तय करने में थोड़ा सा ना दिमागी कसरत करनी पड़े। ये अच्छी बात है। सर, जिस तरह से मौजूदा 2 बार के विधायक प्रेम सिंह राणा हैं और जिस तरह से आपकी भी टिकट की बात चल रही है, उधर श्रीपाल राणा की टिकट की बात चल रही है, तो पार्टी जो है मौजूदा विधायक प्रेम सिंह राणा पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है? मैंने आपको पहले ही बताया, ये राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है। यहाँ पर ये निश्चित नहीं रहता है कि जो एक बार विधायक रहा है तो दोबारा भी विधायक हो सकता है। पार्टी कार्ड अपना रिपोर्ट कार्ड देखती है। पार्टी अपने विभिन्न स्रोतों से सर्वे कराती है। उस सर्वे के आधार पर अगर उनको लगता है कि वर्तमान विधायक ने अच्छा काम किया है तो निश्चित रूप से उनके नाम पर विचार किया जाएगा। अगर उनको लगता है कि रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, नए नाम पर विचार करना चाहिए, तो निश्चित रूप से पार्टी संगठन उन नामों पर विचार करती है। सर, मैं आपके फेसबुक पेज पर देख रहा था, आप बूथ कार्यक्रम कर रहे हैं जगह-जगह जाकर अपनी जो सीट्स हैं उन पर। तो सर, उनसे आपको कितना फ़ायदा होने वाला है, या वो जो आपका कार्यक्रम है, वो आप कैसे यूटिलाइज़ कर पाएँगे आने वाले चुनाव में? देखो, भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से बूथ के पे ही निर्भर है। हम लोग नारा भी देते हैं, बूथ जीता चुनाव जीता। और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हैशटैग हम लोग कर रहे हैं फेसबुक से, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का हैशटैग है। सोशल मीडिया से हमारे कार्यकर्ता उसको डाल रहे हैं। अभी पूरे उत्तराखंड के अंदर बूथ सत्यापन का कार्य चल रहा है और बूथ सत्यापन पर हमारे जो 11,235 जो बूथ हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर, हमारे हजारों कार्यकर्ता उन बूथ सत्यापन में लगे हुए हैं और अच्छा परिणाम आए, इसके लिए भी जो जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं
उन योजना के जो लाभार्थी हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं और नीचे क्षेत्र में बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स भी आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना के जो लाभार्थी हैं, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं। राकेश जी, हमने देखा है कि आपका एक अनुभव जो है, विभिन्न राज्यों में आप चुनावी रणनीतिकार बनकर गए हैं भाजपा के, और हमने देखा है आप बंगाल गए थे, हमने देखा है आप और अन्य राज्यों में भी गए थे। तो यहाँ पर आप उस अनुभव का या उस अनुभव को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? रुस्तम जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में एक दूसरे को सहयोग करने की भावना रहती है। और भारतीय जनता पार्टी में जिस राज्य के अंदर चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस राज्य में जाता है, उस राज्य में उस वहाँ के राज्य को कार्यकर्ता का एक सहयोगी भी बन जाता है और दूसरा जो कार्यकर्ता उस क्षेत्र के अंदर जाता है, तो बहुत कुछ सीखता भी है। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वो कार्यकर्ता स्किल होता है और वो स्किल लेकर होकर जब अपने क्षेत्र के अंदर आता है, तो उसका उस स्थानीय क्षेत्र में भी लाभ मिलता है। जैसे पश्चिम बंगाल पर अभी हमारे कार्यकर्ता गए थे, तो कार्यकर्ता वहाँ पर गए और जाने के बाद में वहाँ पर चुनाव का परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सीखा वहाँ पर कि विषम परिस्थिति में भी किस प्रकार से काम करते हैं। और अभी अपने अपने क्षेत्रों पर हैं। उत्तराखंड से भी बहुत सारे कार्यकर्ता गए थे, तो उसका लाभ निश्चित रूप से होता ही है कि बूथ मैनेजमेंट वहाँ पर किस प्रकार किया जाता है, चुनाव का मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है। एक प्रकार से अन्य राज्यों पर जो चुनाव लड़ाने कार्यकर्ता जाता है, क्योंकि ये परिवार बड़ा परिवार है, तो कार्यकर्ता स्किल होता है, उसका लाभ निश्चित रूप से उसको मिलता भी, उसको व्यक्तिगत भी मिलता है, उस राज्य को भी मिलता है। सर, जब मैं प्रदेश स्तर की बात करता हूँ, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बिजली कार्ड खेल रही है और कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार हम जो है अपनी सरकार बनाएंगे, आप इसे कैसे देखते हैं? रुस्तम जी, निश्चित रूप से इनके ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये सपने देखते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ में 2022 में यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर दोबारा सरकार बनाने वाली है। आम आदमी पार्टी जो भी मुद्दा लेकर आई है, मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ। उनका कुल मिला के लोगों को भ्रम फैलाने का उनका एक जो एजेंडा रहता है, उत्तराखंड में भी वो प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड की जनता उसको पूर्ण रूप से नकारने वाली है। वो चाहे कितने भी वादे यहाँ पर करें, दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से, चाहे वो उनके मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे उनके जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको वास्तविक तस्वीर क्या है, कितना उस राज्य के अंदर विकास हुआ है। तो वो सपना यहाँ पर बेचने के लिए आए हैं, यहाँ पर वो सपना बिकने वाला नहीं है। कांग्रेस का विषय रहा तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई उनके पास में विषय नहीं है। कांग्रेस खुद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अपने आप को उत्तराखंड के अंदर असहाय सा महसूस कर रही है, कोई नेतृत्व तो करने वाला नहीं है। आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से चल रहा था कि उनके परिवार में आपस में ही द्वंद्व चल रहा है और उस द्वंद्व पर हम लोग कुछ बोलने वाले नहीं हैं। जब वो परिवार में द्वंद्व खत्म हो जाएगा तभी तो हमसे लड़ेंगे। अब द्वंद्व उनका खत्म नहीं हुआ है तो वो अपने आप से लड़ते रहे, तो जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है। 2017 के चुनाव में आपने देखा होगा, जो सत्ता पर थे और एकदम से ही उत्तराखंड की जनता ने उनको नकार दिया कि आप उत्तराखंड का विकास नहीं कर सकते। उत्तराखंड की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और निश्चित रूप से हम लोग को दोबारा हमको प्रचंड बहुमत के साथ में 2022 में उत्तराखंड की जनता हमको जिताने वाली है। सर, कांग्रेस की जहाँ तक बात आ रही है और जिस तरह से उन्होंने अभी 4 कार्यकारिणी जो है अध्यक्ष बनाए हैं और एक अध्यक्ष तो यहीं खटीमा से हैं, भुवन कापड़ी जी, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, हर राजनीतिक दल की अपनी रचना होती है और ये कांग्रेस की किस प्रकार की रचना है, मैं तो पहली बार ये देख रहा हूँ अपने राजनीतिक जीवन पर। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ता को संतुष्ट करने के लिए, लड़ाई को निपटाने के लिए व्यवस्था शायद कांग्रेस ने कर रखी, इसीलिए 5 प्रदेश अध्यक्ष बनाए, 4 कार्यकारी अध्यक्ष और 1 मेन अध्यक्ष। तो भुवन जी हमारे क्षेत्र से हैं, अच्छे हैं, बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लाभ मिलने वाला है कांग्रेस दल को।
सर, हम खटीमा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मौजूदा विधायक जो धामी जी सीएम हैं, तो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को कितना मनोबल है उनके सीएम बनने से और उनमें कितनी ऊर्जा है? स्थानीय कार्यकर्ताओं की ऊर्जा के साथ साथ में पूरे प्रदेश में ऊर्जा है। युवा मुख्यमंत्री हैं और पार्टी संगठन ने तो एक नारा दिया है, युवा सरकार 60 के पार। तो युवा मुख्यमंत्री होने के कारण से उत्तराखंड के अंदर जितने युवा हैं उनके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ है और इसका लाभ हमको 2022 में निश्चित रूप से हमको मिलने वाला है। और स्थानीय क्षेत्र में तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा उत्साह है ही है, बाकी पूरे उत्तराखंड के अंदर भी जितने युवा हैं उनके अंदर भी एक एक बहुत बड़ी उनकी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा मुख्यमंत्री को लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के विषय पर सोचा है, युवाओं को आगे बढ़ाने का विषय सोचा है। तो इसका लाभ हमको मिलेगा इस 2022 के चुनाव में। सर, मेरा अंतिम सवाल है, अगर आपको टिकट मिल जाता है भाजपा से और आप चुनकर भी आ जाते हैं, तो आपके सामने विकास के मुद्दे क्या रहेंगे नानगमता विधानसभा सीट में? बहुत सारे विषय हैं और मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे विषय उन्होंने जो हमारी अभी वर्तमान सरकार उन्होंने किए भी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे शिक्षा के विषय हो। हम लंबे समय से इस क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की मांग कर रहे थे, आज हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय भी है। हम लंबे समय से पॉलिटेक्निक कॉलेज की मांग कर रहे थे, आज हमारे क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। अब जनजाति क्षेत्र है, जनजाति विधानसभा है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिमांड थी, एकलव्य आवासीय विद्यालय होना चाहिए और निश्चित रूप से इस बार से ही हमारा एकलव्य आवासीय विद्यालय भी प्रारंभ हो गया है और उसकी जो नई बिल्डिंग भी अभी निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है और शीघ्र ही हम 2022 से पहले हम उसको निर्माण भी कर लेंगे और वहाँ पर हमारा जो कक्षाएं हैं वहाँ पर भी प्रारंभ, लेकिन विद्यालय प्रारंभ है। अभी हमारा जो विद्यालय चल रहा है, जो इस क्षेत्र में जो जनजाति ITI है वहाँ के छात्रावास में उस विद्यालय को प्रारंभ कर दिया इस सत्र से ही। और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अभी नहीं पूरे हो पाए हैं, वर्तमान की सरकार उसको पूरा करने का प्रयास भी कर रही है और नेक्स्ट जो सरकार आएगी हमारी, हम उसमें उसको तीव्र गति के साथ में उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आप सुन रहे थे राकेश राणा जी को और इसी तरह के मुद्दों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन किशन के साथ थारू समाचार।